Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari and continuing the theme of taking up newspaper. As you would have realized that doing it consistently and every day, it is going to make a difference in your understanding. It becomes a passion. It becomes a lifestyle. It becomes very easy for you to pick up keywords in your answers, and also it is giving you a kind of an understanding. ये सच है क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है. हर आदमी का अपना एक कैलिबर है, हर आदमी का अपना एक लेवल है. इन्फ्लुएंस होकर आप एग्जामिनेशन को चैलेंज नहीं कर सकते. और जो ये माइंडसेट है कि भाई लोग लाखों लगे हुए हैं, इससे अच्छा कुछ और कर लेते तो हर चीज में एक मजा है. यदि आपको प्रिपरेशन करके लगता है कि नहीं यही मुझे करना है और उसके बाद आप कम समय में भी ज्यादा चीजें अचीव कर सकते हो, तो ये बात बिल्कुल सच है. तो कीजिए, खुश होकर कीजिए, और जितना पॉजिटिविटी और जितना एंजॉयमेंट के साथ उसको करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा. What brought overseas safety experts to India as respect to AI plane crash? तो डेफिनेटली इंडिया में हुआ, लेकिन फिर भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, ग्लोबल रूल्स हैं, ग्लोबल कन्वेंशंस हैं. तो जैसे कि सिविल एविएशन, जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जिसको शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं, दैट वाज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो 1944 में साइन हुआ. और उसके हिसाब से एग्री किया गया दैट वर्ल्ड वुड बी कनेक्टेड इन एन अनप्रेसिडेंटेड वे. सो द एयर सेफ्टी जो है वो शेयर्ड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसीलिए कन्वेंशन के 193 मेंबर्स हैं. इंडिया, यूएस, यूके भी उसके मेंबर्स हैं. और टेक्निकल स्टैंडर्ड जो है वो आईसीएओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्ट्रियल बेस्ड यूनाइटेड नेशंस एजेंसी जो है वो उसको देखती है. तो कन्वेंशन के 19 एनेक्सेस हैं, बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हैं. तो उसके भीतर ही बताया गया कि एक प्रोटोकॉल है. उसके हिसाब से मोर देन वन कंट्री के जो लीडर्स, जो मतलब एक्सपर्ट्स हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. और आप कह सकते हैं कि जहां पर एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है, जहां पर एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो रहा है, जहां पर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग हुई है, सो इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग लेड बाय द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो. और साथ साथ में आप कह सकते हैं बाकी लीडर्स भी होंगे. एयर इंडिया, उसके बाद रजिस्टर्ड जो मार्किंग्स हैं वो देखी जाएंगी. तो अमेरिकन भी है, यूके भी है. तो द सिग्निफिकेंट पॉइंट इज दैट ये एक प्रैक्टिकल नेसेसिटी है, बस आप ऐसा कह सकते हैं. अभी तक इसराइल ईरान वॉर के डायरेक्ट इंपैक्ट हम पर क्यों नहीं हुआ है? बैड सिचुएशन है, बट इंडियन स्टॉक मार्केट्स हैव रिमेन्ड काम. देयर इज लो इन्फ्लेशन, स्टेबल माइक्रो सिचुएशन, लिमिटेड ट्रेड लिंकेजेस विद ईरान. लेकिन अगर इसराइल इज टारगेटिंग स्टार्ट टारगेटिंग ऑस्ट्रेलियन, सॉरी, Iranian oil installations, then there will be huge. So ट्रम्प कार्ड वेल्दी फॉरनर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है. फिस्कल या बजट डेफिसिट है, और जो नेशनल डेट है उसमें कमी आएगी. दूसरा, जो लोग आना चाहते हैं वो आएंगे, वो लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, टैक्सेस पे करेंगे. सो इसीलिए वो सोचते हैं कि एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होगा. लेकिन क्या ये सच है कि ट्रम्प वुड बी एबल टू सेल ए मिलियन और मोर कार्ड? तो इसीलिए ये बहुत डिफरेंट है इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से. Investment program is something different, and this is really different. That is what we have to understand. Moving further, why 57 districts, 57% of districts, I would say, they are facing extreme heat risk in India. पहले तो ये जानना जरूरी है कि हीट रिस्क और हीट वेव में कोई डिफरेंस है या दोनों एक ही हैं. आप जब तीनों को एक साथ रखते हैं, हीट वेव्स, हीट रिस्क एंड हीट स्ट्रेस, क्या तीनों एक बात है? लेकिन उनकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है. Heat waves are essentially prolonged periods of abnormally high temperature in a specific region. That is called heat wave. Heat stress occurs when the body's internal temperature rises due to inability to effectively dissipate heat. इससे डिस्कम्फर्ट होगा, क्रैम्प होगा, एक्सर्शन होंगे, और बियॉर ए सर्टेन थ्रेशोल्ड हीट स्ट्रोक्स भी आ सकते हैं. और हीट रिस्क वो प्रोबेबिलिटी है जब आपको हीट रिलेटेड इलनेस या डेथ का सामना करना पड़ सकता है. सो दैट इज हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि तीन क्रूशियल जो फैक्टर हैं कि हीट इंटेंसिटी कितनी है, कंपाउंडिंग इफेक्ट्स उसके हो सकते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी के कारण हो सकता है,
डिग्री ऑफ एक्सपोजर क्या है, और अंडरलाइंग वनरेबिलिटीज क्या है अफेक्टेड कम्युनिटीज की। ये तीनों बातों से ही पता लगेगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में वार्म नाइट्स बहुत कॉमन हो गई हैं। दिन में गर्मी होती है, रात को लगता है कि वो गर्मी जो है आपकी सोख ली जाएगी, आपको थोड़ा राहत मिलेगी, आप ठंड महसूस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। दैट इज वाई आप कह सकते हो कि मोर एडिशनल नंबर ऑफ वार्म नाइट्स आर देयर, एंड द नाइट टेम्परेचर्स जो है जितने बॉडी को कूल डाउन करने के लिए चाहिए उतना नहीं हो पाता है। नॉर्थ इंडिया ज्यादा ह्यूमिड हो गया है, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम रेनफॉल। अर्बनाइजेशन एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एक और इम्पोर्टेंट साइन है। तो इसका मतलब जो प्लानिंग है वो हमें देखनी होगी। इसका मतलब है जो बेसिक एक्टिविटीज हैं, चाहे वो फिर बस शेल्टर्स हैं, चाहे फिर वो पाथवेज हैं, चाहे फिर वो अर्बनाइजेशन के तहत ग्रीनिंग है, सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे, तभी आप जो है इस प्रोसेस को कुछ हैंडल कर पाएंगे। Pranjal Bhandari is writing about the fact that how supply chains are going to be rejigged in Donald Trump's times, और हम अपने आप को ग्लोबल वैल्यू चेन्स के अंदर और ज्यादा इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? ये कब जब होगा जब हमारा फोकस होगा कि हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा फोकस होगा हमारा जीडीपी और बढ़े, और हमारा जो ग्लोबल इंटीग्रेशन है वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि हमारे ग्लोबल सप्लाई चेन में कितना शेयर है। दूसरा, क्या हम बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग, बड़े बड़ी कंपनीज को हम इंडिया में वेलकम कर पाए हैं। तीसरा, हमें ये भी देखना होगा कि जो हमारा डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है वो बढ़ना चाहिए। हमारा ज्यादा स्पेंडिंग होनी चाहिए। स्पेंडिंग ज्यादा होगी, साइकिल रोटेट करेगी। और एग्रीकल्चर, स्मॉल फर्म्स जहाँ पे इनकम इतनी हाई नहीं है, वो कंजम्पशन के साथ साथ सेविंग या फिर आगे इन्वेस्टमेंट के मॉडल में भी आ सकें एक समय के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का हायर कोरिलेशन है वर्ल्ड ग्रोथ के साथ, अगर हम उसको होम हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट से हम कंपेयर करें। सो द क्वेश्चन इज कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, ग्लोबल एक्सपोर्ट से जब तक वो इंटरलिंक नहीं होगा, जब तक इंटीग्रेटेड नहीं होगा, तब तक हमें दिक्कतों को महसूस करना पड़ सकता है। अब हम कैसे करेंगे? हाईटेक एक्सपोर्ट्स हैं, जैसे इसकी हमने बात कई बार की है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ड्रग्स है, फार्मा है, ऑटोमोबाइल्स है। लेबर इंटेंसिव मिड टेक एक्सपोर्ट्स, अगर एक कीवर्ड में बोलूं, टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, फर्नीचर एंड टॉयज, ये आपकी जबान पर होने चाहिए, आंसर्स के अंदर इसकी भाषा आनी चाहिए। सो प्रोफेशनल सर्विसेज एक्सपोर्ट भी हुआ है, हम जीसीसी भी हमारे यहाँ आए हैं, और हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो आपको आंसर में देखना होगा, अगर ये आर्टिकल भी इस बात की चर्चा करता कि कैसे गुजरात रोल प्ले कर रहा है, कैसे आप असम रोल प्ले करेगा, कैसे नोएडा रोल प्ले कर रहा है, कैसे दिल्ली एनसीआर के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, तब हम कह सकते थे कि ग्लोबल सप्लाई चेन के रीजिंग होने के बाद भी इंडिया का रोल, इंडिया का कमिटमेंट ज्यादा ही रहेगा। अगर हम बात करें 11 ईयर स्लाइड जो अभी यहाँ पे बोला गया है, तो स्लाइड तो हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से दूसरी पार्टी तो बोलेगी ही, लेकिन जॉब्स और इकोनॉमी में आप बताइए तीन ऐसे फैक्टर जो पिछले 10 सालों में, पिछले 15 सालों में हमने देखा। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस के जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओवरऑल एक चेंज आया है, ओवरऑल एक एक तरीके का परमानेंट और फाउंडेशनल चेंज आया है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेजोरिटेरियनिज्म का इल्जाम लगाया जाता है, उसको रोका जाना चाहिए। इंडिया का सेकुलर कॉम्पैक्ट है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ने बहुत सारे पॉजिटिव आयाम भी दिए हैं, जीएसटी के साथ साथ एमएसएमई राइट डायरेक्शन में बढ़ा है। हमने बहुत सारी ऐसी चीजों को छुआ है जो पिछले 10 साल में हमने नहीं छुई थी। तो अगर मैं 5 ऐसी कोई चीजें आपसे पूछूं तो आप लिखकर बताइए। निशिकांत दुबे एंड हर्षवर्धन श्रृंगला, दे आर राइटिंग दैट यूनिटी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो बिल्कुल सही बात है। ऑल पार्टी डेलीगेशन का मतलब है अपोजिशन पार्टीज जो गवर्नमेंट की बातचीत से भी रूबरू नहीं होते हैं, गवर्नमेंट की फिनोमिना को नहीं मानते हैं, पॉलिसी के अगेंस्ट बोलते हैं, वो भी उसके पार्ट बने। और उन्होंने भी जाकर इंडिया के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स का परिचय देते हुए बताया कि कैसे पाकिस्तान का जो टेरर स्पॉन्सरशिप है वो किसी भी कॉस्ट के ऊपर स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर आपको देखना क्या है इसके अंदर कि कौन कौन सी कंट्री थी, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, और उसके बाद आप ऑफिशियल मीटिंग के साथ साथ आप सीरियसनेस की बात भी करेंगे। फिर आप ये भी देखेंगे कि बहरीन और कुवैत के साथ हमारा कैसा एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है। जैसे 1947 से लेकर 1962 तक कुवैत और बहरीन में
इंडियन रुपी जो है वो एक लीगल टेंडर था। फिर सऊदी अरेबिया, कुवैत, अल्जीरिया, अगर ये नेशंस की बात की जाए, दे हैव गॉट अ ग्रेट मसल पावर इन टर्म्स ऑफ ऑयल, और साथ साथ में रेमिटेंसेस भी भारत के लिए है। तो कई फैक्टर्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि यूनिटी ना सिर्फ इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल, इमोशनल, सब तरह की हमें हेल्प करने में मदद करती है। गोइंग फर्दर, एआई ट्विन इम्पैक्ट, बेटर सिक्योरिटी, वर्स्ट डेंजर्स। तो इस अगर आप पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि एआई पावर्ड साइबर थ्रेट्स, व्हाट सेट्स एआई पावर्ड साइबर थ्रेट्स अपार्ट। तो वही बात है, एआई पावर्ड साइबर थ्रेट्स जो है वो सुपर चार्ज ट्रेडिशनल अटैक्स जैसे फिशिंग है, मालवेयर है, इंपर्सोनेशन, इन सबको फास्टर बना देते हैं, मोर कन्विंसिंग बना देते हैं, डीप फेक्स बन सकते हैं, पॉलीमॉर्फिक मालवेयर है, और म्यूटेशन जो है कॉन्स्टेंटली आगे आ सकती है। एआई बोट्स जो है वो क्रेडेंशियल चोरी कर सकते हैं, और चैट जीपीटी जैसे 10,000 स्पैम मेल जो है वो एक साथ भेज सकता है। तो इसका मतलब वही है कि ओपन एआई ऑपरेटर कैन रन ए फिशिंग अटैक वाया ईमेल विद लिटिल ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इस पर्सपेक्टिव से जब आप देखते हो तो नेचुरली फिर खतरा हो जाता है। उसके लिए लॉ भी इवॉल्व हो रहे हैं, यूरोपियन यूनियन ने उसके लिए लॉ बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उस दिशा में बढ़ रही है। हमारे यहाँ पर साइबर फोरेंसिक लैब्स, और उसके बाद इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C भी है। साथ साथ में आपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ही अलग अलग ऑब्जेक्टिव डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने की बात की है जो हमें मदद करेंगे। सो हम डिफेंस बना रहे हैं डीफेक्स के लिए, मतलब उसको हम डिस्करेज कर रहे हैं, पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हमें मदद करेंगे, इंक्लूडिंग द आइडिया ऑफ साइबर इंश्योरेंस। अब देखिए, हु आर द बिगेस्ट मिलिट्री एंड आर्म सप्लायर्स टू ईरान एंड इसराइल। अब बात हो रही है ईरान और इसराइल को कौन देगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रशिया, चाइना, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, फिर यूएस, जर्मनी, इटली एंड कनाडा। तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ईरान एंड इसराइल। तो ये अपने आप में एक फैक्टर है। Now, if we say that the Iran is ready to give up, no, Iran is ready to surrender itself. No, Iran is ready to get back. No, Iran is ready to for negotiations. Yes, Iran is ready to give the benefit that we are going to discuss, we are going to use, we are going to not misuse nuclear power. ये भी ईरान का अपनी तरफ से वादा है। लेकिन फिर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। इंडिया ने अपने नेशनल्स को कहा वहां से आए। यूएस के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब बार बार मोदी जी से रिक्वेस्ट की कि वो मीडिएट करें, ऐसा इंडिया ने मना कर दिया। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इंडिया ने क्यों मना किया? आपके हिसाब से क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिन्होंने पुश किया मोदी जी को भी कि वो मीडिएशन, या इंडिया जो है मीडिएशन नहीं करेगा? और बाकी जहां तक बात है इसराइल मिलिट्री की, तो उसकी एयर सुपीरियरिटी तो है, लेकिन अभी ईरान के जो इकोसिस्टम या ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अभी सुप्रीमेसी की बात हम नहीं कर सकते। सुपीरियरिटी तो है। पीएम मोदी इज मीटिंग ऑल द लीडर्स, जिसमें उन्होंने ट्रांस नेशनल क्राइम्स की बात की, जिसमें उन्होंने ग्लोबल एनर्जी की बात की, जिसमें उन्होंने बात की कैसे इंडिया, कनाडा, इंडिया, यूके और बाकी कंट्रीज जो है आपस में अच्छे रिलेशनशिप के साथ साथ एक नया इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रायोरिटीज जो है ग्लोबल साउथ की होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्लोबल साउथ में है, साथ साथ में डेवलपिंग नेचर है, और साथ में जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है उनका एक कर्तव्य है कि इसको सोचें। So that is why one can say India has attended 11 G7 summit outreach sessions, till date, 2003 France, 2005 UK, 2006 रशिया एंड सो फोर्थ। आप अपने स्क्रीन के ऊपर इसको रीड कर सकते हैं। डिफरेंट व्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। कैन नॉट लेट मोब्स टेक ओवर, इसलिए उन्होंने कहा कमल हसन की जो मूवी है जो कि तमिलनाडु में रिलीज हुई है, वो जो है आपका कर्नाटक में भी रिलीज होनी चाहिए। दैट इज पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दैट इज अ फंडामेंटल राइट। तो ये एक एग्जांपल हुआ। उससे पहले भी गवर्नमेंट ने कई बार, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गवर्नमेंट को बोला है, कई बार उन्होंने जजमेंट्स दिए हैं। वो सारी जजमेंट्स आपको एक साथ लेके आनी होंगी और उसके आंसर के हिसाब से आप डालेंगे। Maharashtra, a panchayat with its own revenue channel awaits water flow from Jal Jeevan Tap. This is an amazing and a very very positive news. खुद पे उन्होंने डिपेंडेंट हुए, खुद के लिए उन्होंने क्रिएट किया, और अब खुद ही वो रेवेन्यू सिस्टम को एक क्रिएट करना चाहते हैं। तो यही है कि ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जब क्रिएट होंगे तो पंचायती राज ट्रूली ऑटोनॉमस होंगी। पंचायती राज आप ट्रूली एक सिस्टम दिखाने की बात करेंगे।
Now, three conflicts. When we say three conflicts, we are talking about Gaza, that is Israel, Iran and Gaza, Ukraine and Russia, India, Pakistan. अब कहना है कि इन्होंने डेंजरस थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिए, यानी इंप्यूनिटी के साथ साथ किए, निहिलिज्म के साथ साथ किए, प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स की लॉयल्टी है जो एट्रोसिटीज को रेशनलाइज कर देती है, एंड मॉडेस्ट प्रोग्रेस जो भी कॉस्मोपॉलिटन सेंसिबिलिटी की तरफ हुआ है वो पीछे फिर से हट गया। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का रोल है। पिछले 50 से 70 सालों में ऐसा भयावह कुछ भी परिवर्तन नहीं आया जैसा डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बार में करना चाहते हैं, और वो कर भी रहे हैं, क्योंकि वही बाद में ऑर्थोडॉक्सी भी कहलाएगा। अब यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ईरान के पास न्यूक्लियर एनर्जी है, इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर एंड सो इज पाकिस्तान। इस पर्सपेक्टिव से यदि देखा जाए जो मैंने अभी बोला, तो बहुत ही मुश्किल है कि यदि सेंसिबल तरीके से बिहेव नहीं किया तो कुछ बड़ा गलत नहीं होगा। चांसेस ये हैं कि कुछ भी गलत हो सकता है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहली बात, क्या ग्लोबल लीडरशिप अवेलेबल है? क्या आप कहते हो कि इंडिया का जो नेशनलिस्ट जो एटीट्यूड है वो क्या उसके जो फ्यूचर गोल्स हैं क्या उसको वो जस्टिफाई कर रहा है? और अगर वेस्ट भी जीत जाएगा, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस वॉर के क्या होंगे? ये तीन क्वेश्चन हमें सोचकर बताने पड़ेंगे। इसीलिए ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर के साथ साथ ग्लोबल गवर्नेंस ऑर्डर भी होना चाहिए। आप इस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए 100 वर्ड्स का, और आईआर पर्सपेक्टिव से मुझे बताइए कि कैसे ऐसा होना संभव है और उसमें इंडिया का रोल क्या होगा। चिल्ड्रन थ्राइव इन देयर मदर टंग बट ओनली इफ नो वन इज लेफ्ट आउट। बिल्कुल सही बात है। बच्चे माँ बाप मातृभाषा में जल्दी सीखते हैं, तो एनईपी ने मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया और वो एक फाउंडेशन प्रिंसिपल है, और सीबीएसई ने भी उसमें सपोर्ट किया। उनका क्या होगा जिन मदर टंग का कोई स्क्रिप्ट नहीं है? ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख जाते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज ट्रेन हो जाते हैं। राइट टीचर स्टूडेंट रेशियो होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना उससे ज्यादा माहौल होना चाहिए, उससे ज्यादा मोटिवेशन होना चाहिए। किसी और क्षेत्र की भाषा किसी और क्षेत्र में सिखाने के लिए पूरा एक माहौल और पूरा एक इकोसिस्टम होना चाहिए, ना कि उसको ऊपर से जबरदस्ती आप थोपें। तो इसीलिए गांधीयन टीचर्स, आइडियल पॉलिटिशियंस जो हम बात करते हैं, वो जब बन पाएंगे जब आप सही दिशा में खूब कार्य करेंगे, ना कि सिर्फ आप उसको ऊपर से इम्पोज कर देंगे। सो 10,000 से ज्यादा बीएड कॉलेजेस हैं जो डिग्री बेच रहे हैं, जबकि रियल प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मल्टीलिंगुअलिज्म होना चाहिए, सही रिक्रूटमेंट होने चाहिए, टीचर की अमेजिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो बच्चे तक अपनी बात को पहुंचा सके। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आज के समय में एनईपी 20 के हिसाब से कौन से ऐसे 2 पॉइंट है जो आप बोलते हैं कि मैं इनको लगातार इंप्लीमेंट करूंगा या करूंगी, जिससे ये जो गोल हमने डिस्कस किया लैंग्वेज ऑफ इंक्लूजन, ये हो पाएगा? अगेन, सेंटर टू फोकस ऑन अरावली एंड वेस्टर्न घाट रिस्टोरेशन। तो आप इसके कोर में जाइएगा। मेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं, आप सबसे पहले सोचिएगा कि इंडिया का अगर फॉरेस्ट कवर ओनली 156 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है 21 से 23 के बीच में, तो ये कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है। इसके अंदर भी थोड़ा 10-5% आप समझ लिए हेर फेर मानेंगे तो और भी दुख की बात है। बट द क्वेश्चन अराइजेस, क्या गाडगिल कमेटी का पूरा तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया गया? क्या हिमालयन रीजन के लिए जो जियोलॉजिकल स्टडीज या फिर बाकी जो यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च की, क्या वो अप्लाई की गई? क्या ऐसा उत्तराखंड के साथ किया गया? क्या ऐसा हिमाचल के साथ किया गया? तो सिर्फ एक और ग्रीन इंडिया मिशन का डॉक्यूमेंट बनाने से जो इंडियन हिमालयन रीजन है, या मैंग्रोव्स है, या वेस्टर्न घाट्स है, या अरावलीज है, इस लैंडस्केप को क्या हम बचा पाएंगे? हरियाणा में ग्रास रूट लेवल पर क्या हो रहा है? कहां पर सैंड, इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है, कहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहां पर रिट पिटीशन डली हुई है? दैट कोर्ट मस्ट अलाउ देम टू हैव देयर होम्स एंड रेजिडेंसेस, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल नेक्सस भी होगा। तो द नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया तभी सच्चाई हो पाएगा जब मैंने जो बातें कही इनको आप तोड़कर इसके आगे जा पाओगे, जो कि होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पहले वो कीजिए, ताकि आप नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया का है उसको सही में पूरा कर पाए, rather than just on the paper. So ओवर टूरिज्म की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लैंडस्केप की बात करें, सारी बातें अपने में वो लगी हुई हैं। तो आप एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं 50 वर्ड्स का, जिसमें आप बताने की कोशिश करें, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू अरावलीज, कि कैसे हैबिटेशन हटेगा, या फिर कैसे हैबिटेशन को और ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड और ज्यादा मीनिंगफुल बनाया जा सके। स्टेट ऑफ होम रूल्स इज क्रिटिकल फॉर इंडियाज ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स, कल भी हमने चर्चा की थी, वो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्लोजर अगर होता है तो इंडिया को हर्ट करेगा, ना सिर्फ सप्लाई की स्पीड डैमेज होगी बल्कि स्पीड कॉस्ट भी आएगा साथ साथ में,
जो हमारे लॉन्गर टर्म प्लान है उन पे इम्पैक्ट आएगा, तो ओवरऑल स्पीड के ऊपर फर्क पड़ेगा। सो इंडिया को ऐसा क्या करना चाहिए, यदि ऐसा होता भी है अभी, तो उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों देखिए। शॉर्ट टर्म की बात यह है कि सप्लाई कहीं और हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में देखिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, एथेनॉल है, साथ साथ के अंदर हमारे जो अंडमान से लेके बाकी जगह जो हम गयाना ड्रीम या गयाना गयाना की तरह हम सोच रहे हैं कि हमारे पास भी बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं या गैस मिलती है, उसको आप कैसे करेंगे। दूसरी तरफ आप रेयर अर्थ मेटल्स पे भी देखते हैं कि वो भी एक क्यास है जियो स्ट्रेटेजी। दोनों चीजों को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, 2 पॉइंट आंसर पर्सपेक्टिव से लिखने की कोशिश कीजिए। तो सीएफओ ऑफ द ईयर अतुल डागा सर, इनसे आप कुछ सीखिए। अतुल डागा जी कहते हैं कि भाई fast cars, he likes fast cars, waits are eagerly to get his hands on the latest gadgets, because वो कहते हैं कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी उनको कूल बनाती है। सो कॉर्पोरेट में उन्होंने शुरू में राष्ट्रीय सीमेंट में गए, और धीरे धीरे उन्होंने फाइनेंशियल मॉडल बनाया प्लांट का, माइनिंग, कॉस्ट डाउन टू द लाइफ साइकिल, डंपर्स टायर। तो जूनियर से सीनियर उसमें आए, और हर डेसिमल उन्होंने अर्न किया, एक तरीके से आगे बढ़े। और आप कह सकते हैं कि after that every business wanted me at their table, and then he went on to become executive assistant to Aditya Birla। मोस्ट एनरिचिंग एक्सपीरियंस है, आई वॉज इज ब्लू आइड बॉय, डागा साहब का कहना है सीनियर बिरला के बारे में। वर्किंग रिलेशनशिप से रेयर एक्सपोजर मिले, फाइनेंस, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, और नंबर ही ट्रांसफॉर्म्ड हिम फ्रॉम ए नंबर्स मैन टू ए वेल राउंडेड प्रोफेशनल। So Daga champions autonomy, encourages his team to risk within boundaries, promises to have their backs if things go wrong. It's like pushing a child into the pool. So same kind of mindset, same kind of work structure हम follow करते हैं। और आप कह सकते हैं कि बहुत ही डिसिप्लिनेरियन होंगे, फोकस्ड होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। उनका एक कहना है कि एवरी डिसिबल मस्ट अर्न इट्स प्लेस। तो बिल्डिंग ए बिजनेस मॉडल फ्रॉम द स्क्रैच, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एआई, ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है। तो CFO Atul Daga is he is chief financial officer of Ultratech Cement। तो कैश इज रियलिटी, दैट्स द मंत्र, एंड उसी ने उनको गाइड किया। एडवांस टैक्स ग्रोथ स्लगिश है, तो मैंने इतने सारे फैक्टर्स आपको पिछले एक महीने से मैंने आपको बताए हैं, तो 4 ऐसे फैक्टर लिखिए जिससे एडवांस ग्रोथ स्लगिश है, और 4 ऐसे फैक्टर बताइए जिससे आप कहते हैं कि मैं एडवांस टैक्स को अगले क्वार्टर तक या अगले जब 6 महीने में हम कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट रेट्स फॉर ऑफ द पीक, आप कहिए कि वो भी कैसे, सेम थिंग जुड़ी हुई है। तो बट फर्स्ट वी मस्ट नो फ्रॉम आवर इकोनॉमिक सीरीज कि व्हाट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सो GFCF पहले आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे, बस इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और GFCF परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है वो इस हिसाब से होना चाहिए कि हमारी ग्रोथ आगे भी दिखाई दे, ट्रेजेक्ट्री आगे भी बढ़े। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यानी प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है, MSME का उतना रोल नहीं आ रहा है। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि न्यू जनरेशन ऑफ एसेट्स, यानी कि न्यू क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, और साथ साथ में इन्वेस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट आता है, और वो भी आपको लॉन्ग टर्म दूसरे प्रॉफिट के लिए स्पिन ऑफ करता है। 100 MEMUs and 50 नमो भारत ट्रेन्स टू बी एडेड टू द रेलवे फ्लीट, ऐसा हमारे ऐसा हमारे आप कह सकते हैं कि रेलवे मिनिस्टर साहब ने कहा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MEMUs are designed for short to medium distance trade with high passenger volumes and frequent stops. These trains are optimal for heavy traffic routes and usually connect city centers with suburban areas। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। तत्काल टिकट बुकिंग में भी चेंजेस आए हैं, दोनों चीजें हम देख सकते हैं। इंडियन मोबाइल फोन इंडस्ट्री ने बहुत तेजी से ग्रोथ किया है, और उनकी वैल्यू, आप वैल्यू की अगर बात करें तो वही बात है, वैल्यू आएगी जब आप और ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम से भी ज्यादा जब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो टैरिफ ऑन इनपुट्स हैव बिकम एन हिंड्रेंस फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ मोबाइल फोन इंडस्ट्री इनटू द ग्लोबल सप्लाई चेन। तो लो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, ये जो एक की वर्ड है यहाँ पे, लो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन अगर नहीं है, और ज्यादा अगर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन अगर हाई हो जाता है, तो डेफिनेटली आपका जो है असेंबली ऑपरेशन से लेकर आपके जो क्या कहना चाहिए मुझे, स्टेक्स जो है बहुत बढ़ जाते हैं। तो यानी कि जो लार्ज सेगमेंट ऑफ वैल्यू चेन है उसमें हमारा रोल ज्यादा होना चाहिए, डिजाइन भी हमारा होना चाहिए, प्रोटोटाइप भी हमारा होना चाहिए। सिर्फ हम फाइनल सेगमेंट में हम सिर्फ एक्सपोर्ट या फिर हम मैन्युफैक्चर करने की बात ना करें। तो इसलिए सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ के बावजूद जो हमारी इंडस्ट्री है वो बैटरी पैक्स और चार्जर्स उसमें ना रह जाए।
बल्कि डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल्स, लोकलाइजेशन, ये सब भी होना चाहिए। हाई टैरिफ प्रोटेक्शन इज नॉट रियली हेल्पफुल, बिकॉज वो जो है लॉन्ग टर्म के अंदर हमें लगता है कि हम बच गए, लेकिन एक्चुअली में हमें नुकसान होता है। तो इंस्टेड ऑफ इंसेंटिवाइजिंग लोकलाइजेशन, टैरिफ्स ऑन इनपुट्स हैव बिकम हिंड्रेंस, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इंसेंटिवाइजेशन को तोड़ना है, मोर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हमें चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल है, और इंसेंटिवाइजेशन के लिए स्कीम्स और आइडिया सबको साथ काम करना होगा। माइक्रो फाइनेंस रिफॉर्म्स वी हैव डिस्कस बिफोर एंड ऑल्सो, दे आर वेरी वेरी क्रूशियल। बिना उसके आप भूल जाइए कि आप विकसित भारत बनने जा रहे हैं या एमएसएमई को बनने जा रहे हैं, या आप सोशल सिक्योरिटी दे देंगे। हाँ, ये बात सच है कि भारत में 95 करोड़ लोगों को किसी न किसी प्रकार का गवर्नमेंट का सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आरबीआई ने जब एसेट्स की बात की है कि भाई एसेट्स जो है वो स्ट्रेस फ्री होने चाहिए, एसेट्स जो है वो प्रोडक्टिव दिशा में जाने चाहिए। तो हाई यील्डिंग बिजनेस कौन से हैं, फिर कन्वेंशनल हाई यील्डिंग बिजनेस कौन से हैं जिनको डाइवर्सिफाई किया जाए? और अगर उनको डाइवर्सिफाई करोगे तो आप देखेंगे कि आपके पास नई चीजें आती हैं। तो कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, वो दे मे गो इन फॉर more secured loans such as home improvement, loan against property, gold, टू व्हीलर फाइनेंस। इससे क्या होगा? इससे उनके फाइनेंसेस भी स्ट्रांग होंगे, इससे जो है प्राइसेस, लोअर प्राइसिंग भी होगी, और साथ साथ में आप कह सकते हो कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सारा बेनिफिट भी मिलेगा। सो दैट इज वाई वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट आरबीआई फाइनेंशियल बोलो स्टेबिलिटी रिपोर्ट of December 2024 noted that alongside it noted that alongside whatever developments are there, there are rising delinquencies, borrowers indebtedness has risen, and that is why these things are happening. Declining fertility rate एंड पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो हमने बोला है इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट नीचे आया है 1.9, बिलो द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1, लेकिन लोअर टीएफआर विल नॉट इमीडिएटली ट्रांसलेट अ जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ हमें नहीं चाहिए एग्जैक्टली, हमें तो ग्रोथ चाहिए, लेकिन डिक्लाइनिंग मोर्टालिटी और डेमोग्राफिक मोमेंटम के जब हम आगे चले जाएंगे तो आप समझिए कि और भी इश्यूज आएंगे, फिर जैसा यूरोप फेस कर रहा है, जैसा जापान फेस कर रहा है, जैसा चाइना है, या बाकी जगह आप देख सकते हैं। तो वैलिडिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस जो है वो रिलायबल डेमोग्राफिक पैरामीटर्स पे डिपेंड। तो द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दैट what is India's total fertility rate and why it has gone down to 1.9, that is not the point, क्योंकि हर कंट्री की पॉपुलेशन फेजेस से गुजरती है। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, दैट वी ऑल एग्री। नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन है हमारे पास, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। तो पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस भी जो है, फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, माइग्रेशन, डेमोग्राफिक, बहुत सारी चीजों पे फर्क डलता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप इससे कैसे देश को बड़ा बनाएंगे, कैसे गरीबी से बाहर निकालेंगे, कैसे सबकी लाइफ डिग्निटी की होगी, कैसे सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो सकती है। ये एक आइडियल और यूटोपियन स्टेट है, लेकिन एक लिमिट तक तो हो ही सकता है। तो उसमें हमारे नेचुरल, हमारे ट्रेडिशनल, हमारे मॉडर्न सारे एलिमेंट्स को जाना होगा। सो सेंसस डेटा एंड पॉपुलेशन रजिस्टर की जो बात है, दैट इज कमिंग अप, सेंसस इज कमिंग अप, सो आई थिंक यू कैन कोरिलेट विद दैट। 57 वर्कर्स पे स्टिल डजंट कवर बेसिक्स, ये सच है बात। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है लेकिन फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी रैम्पेंट है। तो क्वेश्चन वही है कि यदि आपकी तनख्वाह भी 5 लाख रुपए पर मंथ है तो फिर भी आप मिडिल क्लास में आओगे, लेकिन मिडिल क्लास में तो 20,000 रुपए, 50,000 रुपए महीना कमाने वाला भी आएगा। तो क्वेश्चन वही है कि आप जबरदस्ती आर्टिफिशियली जब बढ़ता है, आर्टिफिशियली जब इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ता है, या आप सोचते हैं कि आर्टिफिशियली ये चीज आप वैसा ही लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो नेचुरली द रेंट पार्ट इज वेरी बिगेस्ट पार्ट। रेंट पार्ट के साथ साथ बाकी चीजें हो जाती हैं। फिर अगर आपकी ईएमआई है वो बढ़ जाता है, फिर आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच यू आर स्प्रेडिंग योर लेग्स, व्हेन द क्वेश्चन इज हाउ मच एग्जैक्टली यू शुड बी डूइंग। सो द क्वेश्चन इज अगेन कि क्या ये सबके लिए सच है? ये सबके लिए सच नहीं है। एक बहुत बड़ा पार्ट है कि जो जो इंडिया की जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है, इंडिया के जो कॉमन वैल्यूज हैं, इंडिया का जो अभी जो कंज्यूमरिज्म की तरफ हम भाग रहे हैं, अभी जो हमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ जो हम नहीं है, वो हमें बहुत हमें नुकसान देता है। तो ये बात सोचने वाली है।
क्योंकि अगर बात करें, इजिप्ट हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड वर्कर्स, होंगे भाई 84% लिविंग पे चेक टू पे चेक, सऊदी अरेबिया 79%, फिलीपीन 78%, और उसके बाद साउथ कोरिया जो है लोएस्ट परसेंटेज एट जस्ट 18%, मिडिल ईस्ट अफ्रीका 70%। सो मोटिवेशंस फॉर वर्किंग फॉर एक्स्ट्रा जॉब्स हर एज ग्रुप में वेरी करता है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस के लिए करते हैं, एजुकेशन को फंड करने के लिए करते हैं, लेकिन आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मैं परिवार के लिए भी करूँ, मैं देश के लिए भी कुछ कर सकूँ। सो मल्टीपल जॉब्स लोग लेते हैं, नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए, रिटायरमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए। तो वही वाली बात है। तो आप सोचिए इंडिया किस दिशा में जा रहा है, इंडिया का आपको सोचना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जब आप इसको इस आइडिया को जब आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 2 से भी रिलेट करते हैं। सबऑर्डिनेट जुडिशरी इज एन इकोनॉमिक पिलर वी मस्ट फिक्स। अब बात यह है कि आप पहले ही सबऑर्डिनेट जुडिशरी को, जो इंडिया के 87% से ज्यादा केसेस को हैंडल कर रहा है, आप चाहते हैं उसको फिक्स करें। अरे भाई, जो अब तक हो पाया पहले आप उसको क्रेडिट क्यों नहीं देते? अगर 5000 के आसपास वैकेंसीज भी हैं तो क्या हम सबको भर दें? वैकेंसीज को नहीं बोल रहा मैं, आई एम सेइंग आप कैसे, उसके लिए भी एक जुडिशियस प्रोसेस है, उसके लिए भी एक प्रैग्मेटिक प्रोसेस है, उसके लिए भी जब जगह आएगी तो भरा जाएगा। तो पॉइंट वही है कि वैकेंसी क्राइसिस है, तो आपके लिए आपको लायक लोग भी चाहिए, आपको मोरल लोग भी चाहिए, आपको पब्लिक क्रेडिबिलिटी के लोग भी चाहिए। अवर जुडिशियल सर्विसेज गवर्न बाय स्टेट्स वो अनइवन क्वालिटी के हैं, तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस चाहिए। जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बहुत पहले की बात है, तो क्या स्टेट अपना रोल छोड़ देंगे? इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट ने किया है 8000 करोड़ में, 8000 करोड़ से ज्यादा जो कोर्ट हॉल्स को बनाया, लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वुमेन फ्रेंडली है? क्या वहाँ के टॉयलेट साफ हैं? क्या वहाँ पर जो है मतलब क्या वहाँ पर आप कह सकते हो कि चीजें वैसी हैं जैसी होनी चाहिए? तो ये सोचने वाली बात है ना। आप मलेशिया का एग्जाम्पल ले आते हैं, मलेशिया की पॉपुलेशन क्या है, मलेशिया के कल्चर का क्या होगा, मलेशिया के टाइप ऑफ केसेस का क्या होगा, इंडिया की बात कीजिए। जो 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो उसको आप कंप्लीटली साइडलाइन आंसर में नहीं कर सकते। रिफॉर्म्स आते हैं, डिजिटल सिस्टम जो है वो रूरल लिटिगेंट्स को नहीं हटा सकते। रूरल लिटिगेंट अभी अभी ड्रीम 11 खेल रहा है, वो रूरल लिटिगेंट भी जो है जी पे यूज कर रहा है। तो आप रूरल लिटिगेंट को बेवकूफ मानकर ये बोले कि उसको आता ही नहीं, उसको आती ही नहीं, ऐसा नहीं है। फिशिंग सबके साथ होती है। तो ये बात आपको यहाँ पर 4 ऐसे एलिमेंट सोचिए जो आपको यहाँ मिसिंग लगते हैं। डिजिटल ट्विन्स ऑफ एयरक्राफ्ट की जब हम बात करते हैं, एविएशन नेक्स्ट बिग लीप, तो अब वही है, ब्लैक बॉक्स डेटा तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी अब ये भी कहती है कि जो एयरक्राफ्ट है वो डिजिटल शैडोज से लिंक किया जाना चाहिए। यू नो अब पॉइंट ये है कि पूरी सेफ्टी के बाद भी डिजिटल कम्युनिकेशन क्या हमें हमारे एयर ट्रैवल को सेफ बना पाएगा? सारा का सारा डेटा जा क्या हम ग्राउंड लोकेशन के ऊपर इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकते हैं? क्योंकि एयरलाइंस अब जो है इन फ्लाइट एक्सेस देती हैं इंटरनेट एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। तो दो टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स हैं। वन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्रॉम ए प्लेन ट्रेवलिंग एट हाई स्पीड क्लोज टू दैट ऑफ साउंड, ये लेकिन ओवरकम किया जा सका है। द सेकंड इज एबिलिटी ऑफ सेटकॉम नेटवर्क्स टू हैंडल द वॉल्यूम ऑफ डाटा दैट ए प्लेन वुड जनरेट। सो वही बात है कि सैटलिंग ने जो 7500 सैटेलाइट जैसे सैटकॉम ने डाली हैं, और अभी गिरी भी हैं वो सैटलिंग की सैटेलाइट्स। तो पॉइंट वही है कि वन वेब हो गया या अमेजन का क्यूपर हो गया, उनके भी बिग प्लान्स हैं। चाइना के भी अपने नेटवर्क होंगे अभी लो अर्थ ऑर्बिट के लिए। इंडिया का क्या है ये हमें सोचना पड़ेगा, इंडिया इस दिशा में कैसे आगे करेगा। और दूसरा जो एस्पेक्ट है डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी, जो जी यूज करती है इंजन मेंटेनेंस और एयरबस फॉर मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस सम ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट। तो ये क्या है? ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। डिजिटल ट्विन इज अ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट system or process that constantly absorbs and deploys data from its real world counterpart for the purpose of simulation, progenesis and optimization। जैसे हमने हमेशा डिजिटल ट्विन में ही सारा प्रोसेस काम किया, हमने बिल्कुल उसको कोरिलेट कर दिया, लेकिन हर आदमी क्या हमारे प्रोसेस में फिट हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको पूरी ईमानदारी के साथ पहले आपको अपने डिजिटल ट्विन क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। सो विद दीज आइडियाज वी वाइंड अप फॉर द सेशन ऑफ टुडे एंड ट्राई टू थिंक इन विच डायरेक्शन आवर प्रिपरेशन इज मूविंग। आर यू ऑनेस्ट इनफ टू प्रिपेयर honestly? Are you honest enough to prepare honestly? And that will definitely bring you towards success. And that is what Ansarkari believes, that your ability to handle, your ability to produce, your ability to correlate is one of the key factors how you will get success in not only civil service examination, which is a big part of life, but not bigger than life itself. Thank you very much for being with us. Keep joining, working, learning, and getting success with Ansarkari.